Good morning, students. This is the second video related to the chapter 1, that is physical world of physics. So in this video we are going to elaborate the concepts that we have studied in the last video also. लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से साइंस और फिजिक्स का जो है दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में क्या रिलेशन होता है. वी ऑल्सो स्टडीड व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स के बहुत छोटे लेवल की स्टडी से लेके हमने बहुत हाई लेवल के डिस्टेंसेस तक की स्टडी को देखा हुआ है. उसके अंदर फिजिक्स में हम लोग ये स्कोप को हम स्टडी करते हैं. ओके, आज की वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे कि 4 फंडामेंटल काइंड ऑफ फोर्सेस को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि हम लोग यूनिफिकेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में और डिस्कस करा था कि यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म ये दो की थ्रस्ट्स होते हैं हमारे फिजिक्स के अंदर, जिसको हम लोग अचीव करना चाहते हैं बच्चों. कि यूनिफिकेशन का मतलब कि हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जितनी भी थियरीज हैं वो यूनिफाई होके वो जुड़ के एक ही मेन थियरी बन जाए हमारे पास में. तो हम लोग उस प्रोसेस में इन फोर्सेस के नजरिए से हम कहां पर पहुंच चुके हैं, तो हम लोग इसी वीडियो के अंदर वो चीज को भी देखेंगे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज के व्हाट इज अ फोर्स. फोर्स होता क्या है? ओके, तो फोर्स इज अ काइंड ऑफ, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल दैट एक्सेलरेट्स और चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? फोर्स बोल देते हैं. एक्चुअल डेफिनेशन इज, थोड़ा सा ये आपने छोटी क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ी होंगी, जो रियल डेफिनेशन है वो आप थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे इसको, कि फोर्स इज बेसिकली इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल दैट एक्चुअली चेंजेस द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग आगे डीपली डिस्कस करेंगे, बट स्टिल नेवरदलेस हम एक बार पूरे चैप्टर का, पूरे हमारे फिजिक्स का एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारे सिलेबस में क्या चीज है, तो हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको आगे पढ़ रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट इज, जितने भी आप फोर्सेस आपने नेचर के अंदर देखे होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स, जिससे आप किसी चीज को उठाने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नेट्स के बीच में फोर्स लग रहा है, आपने देखा होगा मैग्नेट्स अट्रैक्ट भी करती हैं और रिपेल भी करती हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो सकता है दो चार्जेस के बीच में लग रहा हो. आपने कभी देखा हो कि जैसे अगर ड्राई हेयर्स के ऊपर आप कॉम्ब करके उसको एक पेपर्स की तरफ लेकर जाते हैं तो पेपर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, राइट? तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो जितने भी फोर्सेस आप नेचर में अज्यूम करते हैं, दे आर बेसिकली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज 4 फोर्सेस. इन 4 फोर्सेस में से कोई एक फोर्स इन 4 फोर्सेस से ही मिलके जो है, या फिर यही फोर्स जो है आपको दूसरे काइंड ऑफ फोर्सेस के रूप में नजर आ रहा है. फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ओके, सो हम लोग आज इन 4 बेसिक फोर्स को समझते हैं जिनसे बाकी दुनिया में जितने भी फोर्सेस हैं वो बने हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ यूनिफिकेशन, कि आपने कई सारे फोर्सेस को यूनिफाई करके उनको बिल्कुल छोटे लेवल पे देखा, तो आपने पाया कि ये जो फोर्सेस हैं एक्चुअल में तो केवल 4 ही हैं. ओके, तो अभी तक जो हमें 4 फोर्सेस बताए, पहले का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स. आपने छोटी क्लासेस में बहुत बार सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम. ओके, देन वी हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ओके, नाम से ही पता लग रहा होगा, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रो रिलेटेड टू चार्जेस, ठीक है, मैग्नेटिक रिलेटेड टू मैग्नेट्स. ओके, सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ये 2 फोर्सेस हो सकता है आपने कभी ना सुने हो अभी तक अपनी लाइफ में. तो ये कौन कौन से फोर्स है? एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड देन वी हैव द वीक न्यूक्लियर फोर्स. ओके, सो वन बाय वन चीजों को समझते हैं. सबसे पहले आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर. ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा कि आपको पता है न्यूटन ने दिया था. न्यूटन ने इसके बारे में हमें बताया था. क्या बताया था? कि जब भी 2 बॉडीज होती हैं उनके बीच में उनके मासेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है, दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो ये वही लिखा गया यहाँ पे, फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसका फॉर्मूला आपको बहुत इजीली याद होगा छोटी क्लासेस से, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r का स्केयर. ओके, ये जो होता है F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्केयर. दिस लॉ इज कॉल्ड इनवर्स स्केयर लॉ. तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करता है. ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो भी आप इन्हीं पॉइंट्स में अपना जब नोटबुक में लिखेंगे तो नोट डाउन साथ में कर सकते हैं. दैट इज कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है. ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर अर्थ जो है हमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर रिपेल करना स्टार्ट कर दे, दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, अपने मास की वजह से कभी रिपेल नहीं करेगी अर्थ हमें. ओके, सो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर ही रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स का.
तीसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है, दैट इज इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स हालांकि सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट फोर्स है, हर जगह पे दिखता है मुझे, लेकिन इन चार फोर्सेज में से जो है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे हल्का फोर्स है, सबसे कम पावरफुल फोर्स है। ओके, सो दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दिस इज सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव। सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव, इनके बारे में आप और डिटेल्स में आगे वाले वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई ये आपके पास में एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, और उनको ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन ये मैंने ऐसे बनाई है, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली। ठीक, तो सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं बेटा? सेंट्रल फोर्स वो फोर्सेज होते हैं जो कि इस सेंट्रल लाइन के अलोंग लगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये आपके पास में मास m1 है और ये मास m2 है। इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो सेंट्रल होने का मतलब क्या है उसके, कि वो जो फोर्स होगा वो इस लाइन के अलोंग लगेगा। ऐसा नहीं होगा कभी जैसे ये बॉडी इसको खींच रही है तो वो इस डायरेक्शन में खींचने लग जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो कहां पे डायरेक्शन रहेगी? हमेशा जो सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, दैट इज द कॉल्ड द सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, देन वी हैव द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे आपने जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या करा, एक लेट अस से कि ये मार्कर ही ले लेते हैं। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में इस मार्कर को उठा के हमने पूरा रोटेट करा के यहीं पे लाके रख दिया। ठीक, अगर इस रोटेशन में इसने जो टोटल वर्क डन करा दैट इज 0, तो हम बोलेंगे कि ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर इस प्रोसेस के अंदर रोटेट करा के यहीं लाने में इसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा तो दैट केस में हम क्या बोलेंगे? हम लोग दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, बाकी बहुत डिटेल में आगे आप लोग स्टडी करेंगे वर्क एनर्जी पावर में। अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी केवल हिंदी में अपनी नोटबुक में या फिर जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहे अपनी नोटबुक में एक बार सब लिख जरूर लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, कि क्या चीज होता है, इनका मीनिंग। ओके, एक बार पोज करके जरूर। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी रेंज कितनी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है इनफाइनाइट रेंज है। इनफाइनाइट रेंज होने का मतलब क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि चाहे कितनी भी दूरी पर कोई स्टार क्यों ना हो मुझसे, दैट स्टार इज स्टिल अट्रैक्टिंग मी। चाहे वो मुझे बेशक थोड़े से फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ, लेकिन वो अट्रैक्ट जरूर कर रहा है, उसकी रेंज इन्फिनिटी तक फैली हुई है। ठीक है, सो इसकी रेंज क्या है? इनफाइनाइट रेंज है। लास्ट पॉइंट इज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होने का मतलब क्या है कि भाई अपना फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थ और ये मार्कर, अर्थ जो इस मार्कर को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है। ठीक, अब मैं इसके बीच में अपना हाथ अड़ा दूं, ठीक है, तो मैंने मीडियम को चेंज कर दिया बीच में इनके। ठीक है, तो पहले बीच में एयर थी अर्थ और इस मार्कर के बीच में, अब मैंने बीच में अपना हैंड और इसके बीच में रख दिया। ठीक है, अब मेरे हाथ को बीच में रखने की वजह से इस फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीडियम को मैं कितना ही चेंज कर लूं, अब मैंने हाथ की जगह यहाँ पे पानी रख दूं बीच में, कैसे भी मीडियम को चेंज कर लूं मैं बीच में से। ठीक है, लेकिन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मार्कर विल रिमेन द सेम। तो मीडियम का कोई भी इफेक्ट नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। ओके बेटा, तो दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स जो कि सबसे वीकेस्ट भी है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? अट्रैक्टिव होता है इन नेचर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव है, इनफाइनाइट रेंज है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम है। ओके बेटा, नेक्स्ट इज द सेकंड फोर्स दैट वी हैव टू स्टडी इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सा होता है? ठीक है, कि ये एक ऐसा फोर्स है, द फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आपने 10th क्लास के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी होंगी। ठीक, उसी तरह से एक और चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स आल्सो। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब भी एक बॉडी आएगी जो कि उससे इंटरेक्ट करना जानती है, दैट नोज हाउ टू इंटरेक्ट विद दीज मैग्नेट्स और चार्जेस, वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। दिस फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, दिस कुड बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव होने का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने देखा होगा मैग्नेट जो है अगर नॉर्थ और साउथ पोल को लेके आते हैं तो अट्रैक्टिव हो जाती है, और नॉर्थ पोल को रखते हैं तो रिपेल हो जाती है। राइट, तो इन दिस वे इट इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव अनलाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके,
ओके नेक्स्ट, अब ये देखो, ये तो था वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। माइंड इट, 10 टू द पावर 36 इज के 1 के आगे 36 टाइम्स जीरो लगेंगी, तब जाके जो है हमारे पास में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ मच पावरफुल इज दिस? तो इसकी प्रॉपर्टी भी यही है, ये भी सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव है, इसकी भी इनफाइनाइट रेंज है, ये भी इन्फिनिटी तक, मैग्नेट्स भी दूसरे मैग्नेट्स को इनफाइनाइट रेंज तक खींचती हैं। हालांकि कितने कम फोर्स से खींचेंगी वो बात और है, बट खींचेंगी जरूर अपनी तरफ, अट्रैक्ट या रिपेल जरूर करेंगे। ओके देन दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ये मीडियम के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर आप जो है बीच में किसी मीडियम को रखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर ऑफकोर्स इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। देन वी हैव द थर्ड काइंड ऑफ फोर्स जो कि इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, क्योंकि आप देखो इनके अंदर और इन दो फोर्स के अंदर क्या मेन डिफरेंस क्या चीज है कि इन दोनों फोर्स की जो रेंज है वो इनफाइनाइट रेंज है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रेंज, दीज आर आल्सो कॉल्ड लॉन्ग रेंज फोर्सेस, ठीक। ये दोनों जो फोर्सेज हैं आपके, दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज, जैसा कि इनमें नाम में आ रहा है, तो न्यूक्लियर, तो इनके जो रेंज होगी इनकी लगभग न्यूक्लियस के डिस्टेंस के बराबर की इनकी रेंज है। ओके सो देखते हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो ये कैसा फोर्स है आपका, ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध के जो रखता है फोर्स, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। लेट मी गिव यू एन इलेबोरेशन ऑफ दिस पॉइंट कि कैसे ये बांध के रखता है। तो जैसा कि आपको पता है, एक न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, राइट। मैंने फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन का एक न्यूक्लियस उठाया, मैंने उसमें देखा कि उसमें 8 तो प्रोटॉन्स हैं एंड 8 ही उसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं। ओके अब आई नो कि जितने भी प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो न्यूक्लियस में एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पास हैं, उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए, ठीक। तो होना ये चाहिए, अगर सिर्फ और सिर्फ ये रिपल्सिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है उनके बीच में, तो ये होना चाहिए कि ये जो प्रोटॉन्स है, ड्यू टू देयर रिपल्शन, ये जो प्रोटॉन्स है इनको एक दूसरे से दूर भागना चाहिए और न्यूक्लियस को अभी के अभी टूट जाना चाहिए, बिल्कुल विद इन जो है नैनो सेकेंड्स, ठीक। बट ऐसा होता तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे जो अंदर की जो बॉडी की जो एटम्स हैं वो अभी के अभी टूट के बिखर जाते हैं, दैट इज विच इज नॉट ट्रू। हमारी बॉडी जो है, हमारे उसके अंदर जो एटम्स है वो सारे के सारे स्टेबल एटम्स हैं। दैट इज वाई कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो इस रिपल्सिव फोर्स को रोक के रखी हुई है, जिसने जो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच का जो रिपल्शन है, जो इनको जकड़ के रखा हुआ है जिस फोर्स ने, दैट फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दोबारा से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा से सुनेंगे इसको कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या चीज है। कि भी हमें ये पता है कि दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर सिर्फ रिपल्शन हो रहा होता तो न्यूक्लियस को डिस्टेबल होकर टूट जाना चाहिए था, बट न्यूक्लियस नहीं टूट रहा। तो क्यों नहीं टूट रहा? कोई ना कोई चीज है जो उस वाले फोर्स को अपना ओवरकम करके उनको रोक के रखे हुए है। तो मान लो अगर ये मेरा न्यूक्लियस है तो एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने उसको इस तरह से जकड़ के रखा हुआ है ताकि ये जो मेरा जो अनस्टेबल जो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ओवरकम हो सके, ठीक है। अब ओवरकम करने के लिए जो फोर्स होगा, सीधी सी बात है, वो इससे तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो उसको रोक सकेगा। अदरवाइज तो ये अगर ज्यादा ताकतवर होगा तो ये उसको तोड़ के वैसे ही बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो दैट इज वाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है। और कितना, ये अगर ग्रेविटेशन से 10 की पावर 36 टाइम स्ट्रॉन्गर है तो ये ग्रेविटेशन से 10 की पावर 38 टाइम स्ट्रॉन्गर है। 10 की पावर 38 का मतलब कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैन यू इमेजिन दिस? सो मतलब इससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, जो उसको रोक के रखे हुए मेरे न्यूक्लियस को। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। इसका जो नेचर है वो हम और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव कैसे होता है, ठीक है। बट दिस इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, 10 की पावर -15 मीटर की रेंज में ये रहता है। और नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव नेचर है इसका, नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बेटा? वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, ये जो है, दिस इज द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन पार्टिकल एमिटेड ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डीके, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है यहाँ पे बीटा डीके। ओके, ये बीटा डीके अल्फा डीके क्या होते हैं ये हम लोग और डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, बट एक बार क्विक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ क्या चीज है ये। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है हमारा कि ज्यादातर जो न्यूक्लियस है ना, ठीक है,
most of the nucleus that we have seen they are a little bit unstable. Unstable होने का मतलब कि वो जो है इतने स्टेबल नहीं है जितना हम सोचते हैं। ओके, तो होगा क्या कि जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं वो टूट कर या फिर जुड़कर स्टेबल हो जाना चाहते हैं। ओके, तो जो टूटने की जो प्रक्रिया है, डीके मतलब टूटना। ओके, तो जो एक न्यूक्लियस के जो टूटने की जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके, और उन्हीं में से एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा डीके। ओके, बीटा डीके के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से एक या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट करता है या फिर एक पॉजिट्रॉन को बाहर एमिट करता है। ठीक है, अब आपने जो है अभी छोटी क्लासेस में आपने यही पढ़ा होगा कि एक एटम के अंदर केवल 3 ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू विद लॉट ऑफ नेम्स, बट द थिंग इज के एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी कई तरह के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक और पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूट्रिनो। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनोज के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज अ काइंड ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये एग्जांपल है कहां पर वीक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। ओके, इसके अलावा भी और कई जगहों पे लगता है, बट उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हमारे आने वाले सिलेबस के टाइम पे। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ये इससे भी ज्यादा शॉर्ट रेंज है, 10⁻⁻16 मीटर इसकी रेंज होती है। ओके, देन ये जो है ग्रेविटेशन से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। हालांकि नाम में इसके वीक आ रहा है, बट द थिंग इज के ये भी ग्रेविटेशन से स्ट्रॉन्ग है, 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ओके, अगेन इसकी भी यही प्रॉपर्टी है, नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। ओके, सो दीज आर द 4 बेसिक फोर्सेस इन नेचर जिनसे बाकी सभी फोर्सेस नेचर के बनते हैं। फॉर एग्जांपल जो फ्रिक्शन है वो किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बना हुआ है। ठीक है, सो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है हम लोग धीरे धीरे आगे जाके और कंसिडर करेंगे। तो ये रेशियो इंपॉर्टेंट है जिसको हमें याद रखना चाहिए, दैट कुड कम इन योर एग्जाम्स। सो रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स टू द वीक न्यूक्लियर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, ये चारों फोर्सेस का हम लोग रेशियो लिख रहे हैं। तो अगर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 1 है तो उससे 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है वीक न्यूक्लियर, 10⁻36 टाइम्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड 10⁻38 टाइम्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सो दीज आर द फोर्सेस और ये उनका रेशियो लिखा हुआ। ओके, अब जो है हमारी बात चल रही थी लास्ट क्लास में कि यूनिफिकेशन प्रोसेस में हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो हमने पहले तो क्या करा कि जितने भी हमारे पास फोर्सेस अवेलेबल हैं यूनिवर्स में उनको 4 में जो है उनको कैटेगराइज कर लिया। अब इन चारों को भी हम लोग साथ में जोड़ के यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ। ओके, इस प्रोसेस में कहां तक पहुंच चुके हैं, एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल सलाम, और डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स, इन दोनों फोर्सेस को ज्वाइन करके एक फोर्स की कल्पना कर लिया उन्होंने, और हमने एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई हो चुका है ये। तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो वीक फोर्स। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसके साथ में और जुड़ जाए। ठीक है, जो कि अभी चल रहा है वो प्रोसेस, अभी धीरे धीरे एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है वो। इलेक्ट्रो वीक के साथ में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बन जाएगा एंड देन जो है स्ट्रॉन्ग के साथ में लास्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स जुड़ जाएगा। तो दिस इज द place that we have achieved till now in the unification process of these 4 forces. Okay, so ये हमारे पास में जो है फोर्सेस के बारे में था। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं बेटा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, तो अब इस चैप्टर के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके अंदर सिर्फ कंजर्वेशन लॉज जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे एंड एक वीडियो में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।